हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एथेंस की जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है तथा प्लेटो ने इसके संबंध में क्या विचार प्रस्तुत किए। प्लेटो के समय में किस तरह की शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित थीं, तो इसमें प्रायः दो अवधारणाएँ ली जाती हैं कि दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित थीं। इसमें जो एथेंस की शिक्षा पद्धति है वह शिक्षा की पृष्ठभूमि को जानने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा स्पार्टा की शिक्षा पद्धति इसका भी इक्वल स्थान है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. It will be beneficial for you for all important lectures of political science. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि यह वीडियो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत यानी प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बनाया गया है तथा ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का शिक्षा में क्या स्थान है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटो अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। एग्जामिनेशंस में इससे संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। अतः आज के सिनेरियो में यदि हम डिस्कस करें तो एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली है या एथेंस का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका प्रभाव वर्तमान संदर्भों में भी कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर होता है। प्लेटो ने भी एथेंस की शिक्षा पद्धति यानी एजुकेशन सिस्टम के संदर्भ में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण दिया, जो कि महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल साइंस के पेपर में या प्लेटोस फिलॉसफी को समझने के लिए इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें जनरली पूछ लिया जाता है कि शिक्षा की पृष्ठभूमि के संदर्भ में एथेंस की शिक्षा पद्धति का क्या महत्व है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कई बार एथेंस और स्पार्टा दोनों का ही जो एजुकेशन सिस्टम है उसके संदर्भ में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अतः आज हम एथेंस के एजुकेशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये बात जानने योग्य है या ये कहें कि यूनानी नगर राज्यों में एथेंस में जो शिक्षा का कार्यभार था वो जनरली व्यक्तिगत हाथों में था, यानी आज से कई वर्ष या सैकड़ों वर्ष पूर्व शिक्षा का जो कार्यभार था वो राज्य का दायित्व नहीं था वरन परिवार का दायित्व माना जाता था। अतः जो शिक्षा थी वो राज्य का विषय नहीं थी वरन परिवार का विषय या व्यक्तिगत विषय मानी जाती थी। इसका अभिप्राय ये भी लगाया जा सकता है कि एजुकेशन की इतनी अधिक इम्पोर्टेंस नहीं थी और यही कारण है कि इसको जो राज्य का सब्जेक्ट नहीं माना जाता था। अतः कहा जा सकता है कि जो एजुकेशन का प्रबंध है वो नागरिकों के संदर्भ में राज्य नहीं करता था, यानी शिक्षा का प्रबंध राज्य नहीं करता था क्योंकि ये राज्य का विषय नहीं था। शिक्षा देना परिवार का निजी कार्य माना जाता था और रोमन साम्राज्य के समय तक राज्य में किसी भी प्रकार के कोई भी स्कूल का निर्माण नहीं किया गया था क्योंकि एजुकेशन को जनरली इतना अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता था या ये कहें कि इतनी अधिक इसको तरजीह नहीं दी जाती थी। सोलन के एक नियम के अनुसार माता पिता का ये कर्तव्य था कि वे अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध स्वयं करें। सोफिस्ट तथा आइसोक्रेट्स विचारकों के द्वारा या ये कहें कि चिंतकों के माध्यम से ये जो महत्वपूर्ण कार्य है वह व्यक्तिगत आधार पर ही प्रारंभ किया जाता था या ये कहें कि शिक्षा देना परिवार का कर्तव्य माना जाता था। अतः ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वे अपने बच्चों को या अपनी भावी पीढ़ी को शिक्षित करें अथवा ना करें। ये इनके स्वयं विवेक का विषय था, स्वयं के चयन का विषय था। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसके जनरली 3 सोपान थे या ये कहें कि 3 सोपानों में 3 चरणों में व्यवस्थित की गई थी। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक तथा सैनिक यानी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन तथा टेरिटरी एजुकेशन एसेस्ट्रा। एथेंस के जो बालक थे वो 6 से 14 ईयर्स की एज तक यानी 6 से 14 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इस शिक्षा के अंतर्गत या ये कहें कि इस एजुकेशन सिस्टम में जनरली जो करिकुलम ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें साहित्य को स्थान दिया गया था, व्यायाम संबंधी विषय थे, संगीत था इत्यादि। जो महत्वपूर्ण या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो सब्जेक्ट थे उनको इसमें प्राथमिकता दी गई थी, चाहे वो लिटरेरी एस्पेक्ट हो, जिम्नास्टिक एस्पेक्ट हो या म्यूजिकल एस्पेक्ट ही क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त साहित्यिक शिक्षा के संदर्भ में या ये कहें कि लिटरेरी एजुकेशन के अंतर्गत नैतिक शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षा यानी रिलीजियस एजुकेशन एवं मॉरल एजुकेशन को इंक्लूड किया जाता था या ये कहें कि उसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता था। इसी तरह से 6 से 14 वर्ष की शिक्षा के पश्चात
जो 14 से 18 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था थी, यानी 14 to 18 ईयर्स का जो शिक्षा था, या ये कहें शिक्षा की व्यवस्था थी, वो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती थी, यानी सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत इसको रखा गया था। और इसको ऐसा माना गया था इस संदर्भ में, या ये कहें कि माध्यमिक शिक्षा संदर्भ में इस तरह की संकल्पना थी कि इस शिक्षा को यानी सेकेंडरी एजुकेशन को बहुत अधिक महंगा यानी कॉस्टली माना जाता था। अतः सबके प्राप्त करने का विषय नहीं थी कि हर एक वर्ग या हर एक व्यक्ति इसको प्राप्त कर पाए, क्योंकि ये धनाढ्य वर्ग के लिए ही निर्मित की गई थी। या ये कहें कि माध्यमिक शिक्षा का जो संगठन है या माध्यमिक शिक्षा का जो लाभ है वो धनाढ्य वर्ग के लिए ही था, क्योंकि इसमें जो सर्वसाधारण वर्ग है या सामान्य वर्ग है वो इससे वंचित रह जाता था। इसके पीछे एक ये मुख्य कारण था कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक जीवन का प्रशिक्षण देना होता था, और सोफिस्ट तथा आइसोक्रेट्स एथेंस के जो संपन्न लोग थे वही इसको प्राप्त कर सकते थे। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि राजनीतिक जीवन का प्रशिक्षण प्राप्त करके वे राज्य के कार्यों में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकते थे। अतः जो माध्यमिक शिक्षा है, सेकेंडरी एजुकेशन है, वो सर्वसाधारण का विषय नहीं थी, उसे आम जनमानस प्राप्त नहीं कर सकता था। अतः कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सोफिस्ट तथा आइसोक्रेट्स एथेंस के संपन्न लोगों के लिए यानी धनाढ्य लोगों के लिए इस शिक्षा का प्रबंध किया गया था। और इसके अंतर्गत जो मुख्य बातें थीं या ये कहें कि मेन सब्जेक्ट थे, उनमें राजनीति, भाषण, कला, अलंकार शास्त्र इत्यादि का प्रबंध किया गया था। या ये कहें कि इन एस्पेक्ट पर ध्यान दिया जाता था ताकि बालकों का इन चीज़ों की ओर समुचित रुझान विकसित हो सके और वो जो राज्य है उसके संदर्भ में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकें। इसके अतिरिक्त शिक्षा का जो अंतिम सोपान था या ये कहें कि सर्वोच्च सोपान वो 18 से 20 ईयर्स का था, या ये कहें कि 18 से 20 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था भी की गई थी, जिसे उच्च शिक्षा की श्रेणी में गिना जाता था तथा इसके अंतर्गत सैनिक शिक्षा दी जाती थी। अतः कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो प्राथमिक शिक्षा थी वह 6 से 14 वर्ष की थी। इसके अतिरिक्त जो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था थी उसके अंतर्गत 14 से 18 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, और जो उच्च शिक्षा है उसमें 18 से 20 वर्ष के बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसे कि सैनिक शिक्षा के अंतर्गत गिना जाता था। ये एथेंस की शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण सोपान थे तथा यहाँ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि 18 से 20 वर्ष की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसे वे लोग ही प्राप्त कर सकते थे जो कि नागरिक अधिकार प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते थे, तथा वहाँ के नवयुवक वर्ग में सैन्य शिक्षा प्राप्ति को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता था, या ये कहें कि इसे अनिवार्य रूप से ग्रहण करना होता था। वे बालक जो कि 18 से 20 वर्ष की शिक्षा को या उच्च शिक्षा को लेना चाहते थे, अतः उन्हें इस तरह से उनके संदर्भ में इस तरह की चीज़ों का प्रबंध किया गया था। और इन 2 वर्षों के संदर्भ में यदि डिस्कस करें कि 18 से जो 20 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था थी यानी सैन्य शिक्षा के संदर्भ में राज्य सामाजिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता था, अन्यथा वहाँ शिक्षा व्यवस्था का जो कर्तव्य है वो राज्य का नहीं था, व्यक्तिगत हाथों में ही समाहित था, या ये कहें कि व्यक्तिगत हाथों का ही उत्तरदायित्व माना जाता था। तो यदि इस आधार पर चर्चा करें कि एथेंस की जो एजुकेशन सिस्टम थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये थे कि एथेंस में 3 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी, जो कि प्राथमिक थी, माध्यमिक थी एवं सैनिक शिक्षा व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त जो शिक्षा व्यवस्था थी यानी जो एजुकेशन सिस्टम था वह निजी विषय था, परिवार का विषय था, राज्य का विषय नहीं माना जाता था, राज्य का उत्तरदायित्व नहीं माना जाता था। केवल जो उच्च शिक्षा है यानी 18 से 20 ईयर्स की जो शिक्षा है उसके संदर्भ में ही राज्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसके अंतर्गत सैन्य शिक्षा का महत्वपूर्ण विधान किया गया था। आप ये अनुमान लगाइए कि जहाँ पर शिक्षा राज्य का विषय नहीं है यानी जो एजुकेशन है उसको देने की जिम्मेवारी या ये कहें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल परिवार की है, तो निश्चित ही उसमें कुछ ना कुछ खामियां भी होंगी, कुछ ना कुछ कमियां सन्निहित होंगी, और उसमें बहुत सारी ऐसी शॉर्ट कमिंग्स थी या इसमें इस तरह के दोष विद्यमान थे जिनके संदर्भ में भी जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपको केवल ये डिस्क्रिप्शन ही नहीं लिखना है कि एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी या एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था, वरन इसमें आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस देना होगा कि उसमें आपको बताना होगा कि इसमें ये डिमेरिट्स भी विद्यमान थी। तो एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी वो व्यक्तिगत थी। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत व्यवस्था पर संकेंद्रित होने के कारण यानी व्यक्तिगत विषय होने के कारण
या परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण इसमें जो महत्वपूर्ण कमी थी वो ये थी कि यह एजुकेशन सिस्टम व्यक्ति में राज्य तथा समाज के हितों के विपरीत भावनाएं पैदा करने लगा तथा अपने अपने स्वार्थों के संबंध में शिक्षा दी जाने लगी। येन केन प्रकारेण यानी किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक जो शिक्षा व्यवस्था थी वो इस तरह की थी कि जो बालक है या जो परिवार है या जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा है वह किसी भी तरह से अपने स्वार्थों को या अपने निजी लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। जो शिक्षा थी वो राज्य का विषय ना होने के कारण राज्य के संदर्भ में उसके मन में किसी भी प्रकार की श्रद्धा भावना या देश प्रेम की भावना पैदा नहीं की जाती थी। यानी जो एजुकेशन सिस्टम था वो केवल स्वार्थों या निजी स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बन गया था। अतः कुल मिलाकर जो व्यक्ति था या जो नागरिक थे उनमें सामाजिकता की भावना, कर्तव्यपरायणता, कार्यकुशलता, देश के प्रति उत्तरदायित्व, ये जो भावनाएं थीं वो इसमें विकसित नहीं हो पाती थीं। अतः प्लेटो के समय में कुल कहा जा सकता है कुल मिलाकर कि इस तरह की जो कमियां थीं एजुकेशन सिस्टम में वो विद्यमान थी और प्लेटो ने इन कमियों को बड़े निकट से देखा कि एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं और किस तरह से ये चीज़ें एक आइडियल किंग के लिए या फिलोसफर किंग के लिए यानी दार्शनिक राजा के निर्माण के संदर्भ में ये चीज़ें व्यवधान पैदा करती हैं तथा देश के विकास के संदर्भ में भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बाधा बनकर खड़ी होती हैं। अतः प्लेटो ने इस शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में कई प्रकार के अपने व्यूज़ को प्रस्तुत किया। प्लेटो ने ऐसा माना कि एथेंस की जो शिक्षा व्यवस्था है वो वहाँ के नव युवक युवतियों में यानी कि जो वहाँ का युवा वर्ग था या जो लोग उस एजुकेशन सिस्टम से संबंधित थे उनका समुचित सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक यानी मेंटल, सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट नहीं करती थी या इसके संदर्भ में एजुकेशन का कोई रोल नहीं था तथा माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण उनको बहुत सारी परेशानियों को फेस करना होता था तथा विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं एजुकेशन के सिनेरियो में होती हैं वो भी कई बार फुलफिल नहीं हो पाती थी और इसका परिणाम ये होता था कि जो शिक्षा है वो सर्वसुलभ नहीं हो पाती थी क्योंकि जो फैमिली है वो अपनी एजुकेशन से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार पूरी नहीं कर पाती थी और इसका परिणाम ये होता था कि एजुकेटेड सिटीजन्स के बजाय क्रांतिकारी या उपद्रवकारी नागरिकों का निर्माण होता था और ऐसे ही लोग एथेंस के राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते थे जिनका कोई अपना दृष्टिकोण नहीं था, जो एजुकेशन को भली भांति नहीं लिए हुए थे। अतः उत्तम नागरिकों के निर्माण का जो स्वप्न था वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रहा था या ये कहें कि एजुकेशन सिस्टम में इतनी कमियां थीं कि वह अपने सही लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। इसका परिणाम ये था कि एथेंस इसका जो दुष्परिणाम है उसको फेस कर रहा था क्योंकि इसी तरह के नागरिक वहाँ पर थे जो कि शासन व्यवस्था को कुछ समुचित या कुछ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे वरन सब अपनी निजी स्वार्थों के लिए, निजी हित के लिए ही कार्य करते थे। राष्ट्र हित, देश प्रेम, पर पीड़ा, पर हित, समाज हित, ये सब चीज़ें उनके लिए कहीं ना कहीं नगण्य थीं। अतः प्लेटो के मन में इस शिक्षा पद्धति के प्रति कहीं ना कहीं वितृष्णा पैदा हो गई। एथेंस के संदर्भ में प्लेटो ने ये माना कि राजनीतिज्ञों ने समाज को केवल नष्ट किया है, उन्होंने कुछ विशेष नहीं दिया है, वे अज्ञानी थे, अविवेकी थे। अतः शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो, अब आपको यहाँ पर सुझावों का उल्लेख करना होगा कि सुझाव कौन कौन से प्लेटो ने दिए। एथेंस की शिक्षा प्रणाली क्या है, एथेंस की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्लेटो ने कौन कौन सी कमियाँ निकाली तथा उसके पश्चात आपको बताना होगा। अतः प्लेटो के जो सजेशंस हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सजेशन है प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम के संदर्भ में कि जो शिक्षा है वो राज्य का विषय होनी चाहिए, परिवार का विषय या व्यक्तिगत विषय नहीं होना चाहिए। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो उत्तम नागरिकों का निर्माण होना चाहिए या ये कहें कि गुड सिटीजन्स को इसमें बनाया जाना चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार देना चाहिए तथा उन्हें इस तरह के कार्यों से अवगत कराया जाए जिससे कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। एथेंस में परिवार द्वारा शिक्षा देने की जो पद्धति है उसको उन्मूलित किया जाना चाहिए या ये कहें कि उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। शिक्षा द्वारा योग्य एवं ज्ञानी जो दार्शनिक शासक हैं वो तैयार किए जाना चाहिए जो कि
प्लेटो ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन भी दिया है। उन्होंने दार्शनिक राजा की एक थ्योरी भी बताई है, जिसके संदर्भ में मैंने वीडियोस बनाए हैं। यदि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उन्हें अवश्य देखें। और इस प्रकार सर्वोत्तम राज्य का सृजन किया जाना चाहिए। प्लेटो ने ऐसा माना कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा ही दार्शनिक राजाओं का निर्माण किया जा सकता है, और तभी वास्तव में एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो सकता है, और इससे कहीं ना कहीं राष्ट्र भी अच्छे अर्थों में प्रभावित होता है। आई